आज कौन सा टॉपिक हमें कवर करना चाहिए, वर्बल या कॉन्ट? सर कौन सही रहेगा। कॉन्ट सही रहेगा, ओके। अच्छा, कॉन्ट में अभी ना हमारे, मैं वैसे बता देता हूँ, आप लोग अपने टाइम पे भी कवर कीजिएगा। वेन डायग्राम्स जो हैं वो मेरे ख्याल से कवर नहीं हुई अभी तक। और रेशोज कवर हुई हैं, लेकिन उसमें एक स्विचिंग रेशोज होती हैं। ठीक है। इस तरह वर्क रेट प्रॉब्लम्स होती हैं और डिस्टेंस टाइम वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनमें थोड़ी सी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे आपको दो सिचुएशन दे दी जाती हैं। तो आपने वो दो इक्वेशन लिख के आपस में लिंक बनाना होता है। और उसके अलावा हमारे पास मिक्सचर प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमारे पास ज्योमेट्री होती है जिसमें सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रेटर्स, पॉलीगॉन्स और आई थिंक डेसिमल के, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का वो एक है। बस बस ये चीज़ें हैं। ये आप लोग जो है ना, अपने टाइम में इन चीज़ों को लाजमी देखिएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं टच करने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को, जितना हो सकता है थोड़े से टाइम में। अच्छा, एक तो ना हमारे पास सबसे पहले मैं वेन डायग्राम का थोड़ा सा कर लेता हूँ डिस्कस। वेन डायग्राम में क्या होता है, एक पूरा हमारे पास एक पूरा बॉक्स होगा। ठीक है। इसको हम कहेंगे ये टोटल है। ठीक है। फिर इसके अंदर दो जो टू वेन डायग्राम्स हैं जैसे, तो उसमें दो डायग्राम्स बनी हुई हैं। ठीक है। अब इसको मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल ये एक्स है। ठीक है। जो ये पूरा सर्कल है, अगर ये पूरे सर्कल के बारे में लिखना है मैंने, तो मैं इसके बाहर लिखूंगा। अगर सिर्फ इस पोर्शन के बारे में लिखना है, जो कि मेरे पास, अगर इसका मैं कलर चेंज करूँ, हाँ, अगर सिर्फ इस पोर्शन के बारे में लिखना है जो मेरे पास इस तरफ है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है। इसी तरह इसको मैं बाय बाय लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये पूरा सर्कल इस तरह है। ठीक है। अब इसको मैं ए कह सकता हूँ जो सिर्फ इस तरफ वाली चीज़ है। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये बी है। और इसको मैं कह सकता हूँ ये सी है। ठीक है। और इन वाई डायग्राम वेन डायग्राम के अलावा जो चीज़ है उसको मैं कहता हूँ कि ये एफ है। ठीक है। तो मेरे पास जो टोटल का फॉर्मूला बनेगा ना, वो बनेगा टोटल इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कहूँ अभी इस फॉर्मूला के लिए, कि मेरे पास ये ए है पूरा सर्कल, और ये बी है। ठीक है। और ये जो ओवरलैपिंग चीज़ है ये सी है। तो ये बनेगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस एफ। ठीक है। माइनस सी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक दफ़ा ये सर्कल जब घूमा है तब भी इसने इस जगह को काउंट कर लिया। और एक दफ़ा जब दूसरा सर्कल ये वाला घूमा तब भी इसने काउंट कर लिया। तो मैं माइनस सी कर रहा हूँ क्योंकि सी दो बार काउंट हुआ हुआ है ए और बी में। ठीक है। और प्लस एफ वो चीज़ है जो इसके अलावा, वेन डायग्राम के अलावा कोई चीज़ है। इसमें इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है। कि एक स्कूल है। ठीक है। उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं। उनमें कुछ ने लिया हुआ है केमिस्ट्री अपना सब्जेक्ट। ठीक है। और कुछ ने लिया हुआ है फिजिक्स अपना सब्जेक्ट। ठीक है। और कुछ ने लिया हुआ है केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स। इसको ऑनली लिखेंगे। अगर जब तक ऑनली नहीं लिखा हुआ ना, तो आप तब तक नहीं कह सकते कि जिसने केमिस्ट्री लिया हुआ है उसने फिजिक्स नहीं लिया हुआ। ठीक है। फिजिक्स। ठीक है। और टोटल स्टूडेंट वो कहते हैं हमारे पास हैं 500। ठीक है। जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री लिया हुआ है वो हमारे पास 50 हैं। जिन्होंने सिर्फ फिजिक्स लिया हुआ है वो हमारे पास 60 हैं। जिन्होंने केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स लिया हुआ है वो हमारे पास हैं 150। तो आपसे वो पूछ सकते हैं कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ना केमिस्ट्री लिया है, ना फिजिक्स लिया है, ना केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों लिए हैं। तो वो आप इस फॉर्मूला से बताएंगे। ठीक है। अच्छा, और अगर ऑनली का लफ्ज़ नहीं है यहाँ पे, अगर तो इस तरह बताना है, तो बस आप तीनों को ऐड करेंगे और जो बाकी बचेंगे वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर ना स्टेटमेंट के अंदर अगर ऑनली का लफ्ज़ नहीं है,
सिर्फ केमिस्ट्री लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री के हमारे पास जो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री लिया हुआ है वो हमारे पास हैं फॉर एग्जांपल 250, और जिन्होंने फिज़िक्स लिया हुआ है वो हमारे पास हैं 360। ठीक है, और इसको टोटल को भूलें फिलहाल। और केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स वाले हैं 150। ठीक है, तो अब इसमें ओनली नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि जिसने केमिस्ट्री लिया हुआ है ना उसने, उसके अंदर वो वाले काउंट भी हो रहे हैं जिन्होंने फिजिक्स भी साथ लिया हो सकता है, या मैथ या उर्दू कुछ भी लिया हो सकता है। ठीक है, यानी केमिस्ट्री का पूरा सर्कल काउंट हो रहा है। जो फिजिक्स वाला है ना उसमें फिजिक्स का पूरा सर्कल काउंट हो रहा है, जो केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स है उसमें सिर्फ ये जगह काउंट हो रही है। अब अगर आपने टोटल मतलब काउंट करना है, टोटल भी अगर आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 500 ही दिया हुआ है, ठीक है, और अगर आपने काउंट करना है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने ना केमिस्ट्री लिया है ना फिजिक्स लिया है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे और ये माइनस कर देंगे इनमें से एक दफ़ा जो ओवरलैप चीज़ हुई है, तो आपको पता चल जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया हुआ। ठीक है, तो ये मतलब अब इसके आप क्वेश्चंस करें अपने टाइम में, वेन डायग्राम्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इतना टाइम नहीं है सारे क्वेश्चंस ट्राई करने का। ट्रिपल वेन डायग्राम्स भी होती हैं, ठीक है, जैसे इस तरह से बनी हुई। ठीक है, आई मीन में जो ये वाली जगह है सिर्फ ये तीनों की ओवरलैपिंग है, तो इसको हम माइनस, फॉर एग्जांपल ये सी है तो इसको -C खाली नहीं करूँगा, -2C कर दूंगा। ये और ये चीज़ें जो हैं इनको मैं बस एक बार माइनस करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये जी है, तो जी को मैं दो बार माइनस करूँगा, और इन सब को मैं जो है ना एक एक बार माइनस करूँगा, क्योंकि ये एक एक बार जो है ना डबल डबल काउंट हुई हुई। ये ट्रिपल वेन डायग्राम्स में इस तरह से फॉर्मूला बनता है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ज्योमेट्री में सर्कल की। ठीक है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, और सर्कल में ना अगर फॉर एग्जांपल सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा स्लाइस समझ लो, ये पिज़्ज़ा है और उसका एक स्लाइस बना हुआ है, इसका मैंने, अब मुझे एक एंगल दे दिया है इसका, फॉर एग्जांपल इसका एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, सॉरी, 60 डिग्री एंगल है इसका। अच्छा, अब मुझे अगर बताना है कि यहाँ से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ठीक है, इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो आर्क बन रही है, छोटे वाली आर्क, एक तो ये आर्क भी ए से बी बन रही है, एक ये बन रही है, तो ये पॉइंट ए से बी बन रही है, इसका मतलब मैं छोटी वाली आर्क की बात कर रहा हूँ जिसका 60 डिग्री एंगल, उसका क्या साइज है। ठीक है, तो इसका साइज जो होगा ना वो मैं कैसे निकालूंगा, कि मैं देख लूंगा ये सेक्टर जो है ना ये सर्कल का कितना पार्ट है। टोटल जो सर्कल होता है मेरे पास उसके अंदर जो टोटल एंगल होता है वो होता है मेरे पास 360। ठीक है, तो अब मैंने देखना है कि जो 60 है ये इसका कितनावां हिस्सा है, तो मैं कैसे देखूंगा, मैं करूंगा 60/360, तो ये मुझे पता चल गया कि 1/6 पार्ट है ये। ठीक है, जो मेरे पास ये वाली जगह है, अब ये थोड़ा बड़ा बना हुआ है लेकिन समझ लें कि ये इतना है। ठीक है, 1/6 इस तरह। तो अब मैं ना क्या करूंगा, टोटल जो 2πr मैंने सरकमफ्रेंस निकाला है ना उसको मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास इस जगह की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह एरिया निकालना है अगर इस सेक्टर का एरिया, तो जो टोटल एरिया है उसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एक तो सर्कल की ये चीज़ हो गई। दूसरा सर्कल के अंदर होता है इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आर्क है AB। ठीक है, तो इस आर्क को ना एक लाइन भी अंदर ज्वाइन करती है। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे भी मैं बता सकता हूँ कि इस तरह। अच्छा, अब इसके ऑपोजिट सर्कल के ऊपर कहीं पे भी जो एंगल बनेगा ना, दोनों दो लेग्स खींच लूँ इससे मैं इस तरह, या इस तरह खींच लूँ, या किसी भी तरह मैं ज्वाइंट दो लाइनें खींचूँ, तो ये जो एंगल बनेगा ना इसको मैं कहूँगा कि ये है इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, अच्छा, सर्कल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब मैं इसको, अभी तो ये सरकमफ्रेंस के ऊपर जाके टच मार रहा हूँ, अगर मैं इसको सेंटर में एग्जैक्टली कर लूँ, ठीक है, तो ये इसको मैं कहूँगा कि ये है सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये सेंट्रल एंगल हो गया, और ये मेरे पास हो गया इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है,
जो मेरे पास सेंट्रल एंगल होता है वो डबल होता है इंस्क्राइब्ड से। फॉर एग्जांपल इंस्क्राइब्ड अगर एक्स है तो जो सेंटर होगा वो होगा 2x। ये एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरा ये होता है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ डायामीटर होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, इसके अंदर एक आर्क बन रही है, ये ए और ये बी, ऐसे आर्क बन रही है ये वाली। तो इसको जब मैं ऐसे मिला रहा हूँ आपस में, अगर इस लाइन के मैं एंगल निकालूं ऐसे लेग्स को सरकमफ्रेंस पे साथ टच करके, और ये एंगल 90 डिग्री का बन जाए, तो इसका मतलब ये डायमीटर है। अगर ये 90 का नहीं बन रहा तो ये डायमीटर नहीं है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कि क्वेश्चन आता है कि एक ऐसे सर्कल बना हुआ है आपके पास, और आपके पास एक लाइन ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक एंगल बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये एग्जैक्टली मतलब उन्होंने शो किया हुआ है कि ये लाइन मतलब ऐसे कोई सेंटर लिखा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे बनाई हुई है कि जैसे सेंटर से गुजर रही हो, ठीक है। तो इसका एंगल उन्होंने बताया है कि सॉरी, अच्छा, इसका एंगल उन्होंने बताया है कि ये है 92। ओके। तो इस लेंथ, इस साइड जो लाइन है इसको मैं कह रहा हूँ कि ये ए बी है, ठीक है। अब क्वांटिटी ए है मेरे पास, उसमें लिखा हुआ है ए बी, ठीक है। और एक तरफ और साथ में ना मुझे सर्कल का एरिया दिया हुआ है कि सर्कल का एरिया है मेरे पास 25 पाई, ठीक है। तो ए बी की लेंथ मुझे दी हुई है कि इस ए बी की लेंथ है, और साथ में क्वांटिटी बी है मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एरिया भी नहीं दिया। अब मुझे बताएं कि इसमें क्या होगा, ए बी बड़ा होगा या डायमीटर बड़ा होगा। तो इसमें ये है कि ना एंगल 90 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायमीटर नहीं है। और जो सर्कल के दरमियान लाइंस गुजर रही होती हैं उनके अंदर सबसे जो बड़ी लाइन होती है वो डायमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ए बी का 90 एंगल नहीं है, 92 एंगल है, तो ये डायमीटर नहीं होगा। इसका मतलब कि मतलब ये मैंने एग्जैक्टली डायमीटर लिख दिया यहाँ पे, लेकिन कोई और सिचुएशन यहाँ पे लिखी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब वो आप ये इससे अंदाज़ा लगाएंगे एंगल को देख के कि अगर ये 90 है तो ये डायमीटर होगा, और अगर ये नहीं है तो ये डायमीटर नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अजीब सा बना दिया कॉन्सेप्ट्स, लेकिन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्रायंगल का एक तो हो गया कि ना जिस ट्रायंगल के ओपोज एंगल बड़ा होगा ना उसके ऑपोजिट साइड बड़ी होगी, ठीक है। ये बात आपको बता दी। अच्छा, दूसरा ये है कि ना स्पेशल ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक मतलब हमारे पास स्पेशल एंगल्स में होता है, ये अगर 90 है, ये 30 है, और ये है 60, 30 60 90 होता है एक स्पेशल, और एक होता है 90 45 और 45। ये दोनों स्पेशल ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। इन स्पेशल ट्रायंगल्स की जो हमें लेंथ ऑफ द साइड्स होती है ना वो गिवन होती हैं, उनका एक फार्मूला है, एक रिलेशनशिप हमें पहले से याद रखना होता है हमने, ठीक है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो हमारे पास तो होता है 90 45 45 वाला ट्रायंगल, इसकी एक सेकंड मुझे एग्जैक्ट, ताकि मैं आप लोगों को सही बताऊं। ट्रायंगल अंडर रूट एक्स अंडर रूट 2, और हाँ, ठीक है। जो हमारे पास ये होता है ना 30 60 90, ये इसका होता है सबसे छोटी साइड होती है एक्स, और उसके बाद होती है जो 60 के ऑपोजिट, 30 के ऑपोजिट होगी वो सबसे छोटी होगी ना, तो ये एक्स। जो 60 के ऑपोजिट होगी वो होगी अंडर रूट 3x,
और जो 90 के ऑपोजिट सबसे बड़ी होगी वो होगी 2x। ये याद रखने की चीज़ है। ठीक है। जैसे हमें कौन मतलब एक्स की वैल्यू दे सकते हैं कि एक साइड है उसकी ये लेंथ है, और एंगल मतलब 30 60 90 बन रहा है। बताया नहीं हुआ उन्होंने, लेकिन हमने कुछ कैलकुलेशन की, कुछ लाइन को एक्सटेंड किया, कुछ किया तो ये बन गया। तो ये हम रिलेशनशिप इसका बता सकते हैं कि ये सबसे छोटी साइड इसकी होगी एक्स, उससे बड़ी होगी √3x, और उससे बड़ी होगी 2x। ठीक है। जो 45 वाला होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो 45 के ऑपोजिट वाली साइड होती है वो एक्स होती है, और सेम एंगल के ऑपोजिट सेम ही साइड होगी ये भी एक्स होती है, और 90 के ऑपोजिट होती है √2x। ये होता है हमारे पास 45 45 90। ये दोनों जो है ना वैल्यूज याद रखने वाली। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट है, अभी मैं वो शेयर करता हूँ, उससे थोड़ा सा चीज़ें देखते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम इतना नहीं है कि मैं अलग से चीज़ें पढ़ाऊँ। मिक्सचर प्रॉब्लम एक देख लेते हैं। अच्छा, एक बस मिक्सचर प्रॉब्लम देखते हैं, फिर हम एक डॉक्यूमेंट पे मूव करेंगे, मैथ को कवर करेंगे जल्दी जल्दी। अच्छा, मिक्सचर प्रॉब्लम किस तरह की होती हैं? लेट मी सी। ओके, जैसे ये मेरे पास एक प्रॉब्लम है। टू ब्रांड्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर टू बी कंबाइंड। दो ब्रांड है, हमने मिक्स करने हैं आपस में। डिटर्जेंट एक्स जो है उसके अंदर 20% ब्लीच है और 80% सोप है, और जो डिटर्जेंट वाई है उसके अंदर 45% ब्लीच है और 55% सोप है। इफ द combined mixture is to be 35% bleach, what is percent of the final mixture should be detergent? यानी ये हमें कह रहा है कि हमारे पास एक है एक्स, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो है 20% ब्लीच है, और उसके अंदर बाकी 80% सोप है। ठीक है। इसको ये एक्स है हमारे पास। दूसरा हमारे पास है वाई मिक्सचर, उसके अंदर हमारे पास क्या है, 45% ब्लीच है, और हमारे पास 55% सोप है। अब हमने एक मिक्सचर बनाना है, फाइनल मिक्सचर जो हो, ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि 35% ब्लीच होनी चाहिए, और 35 के अलावा जो बचता है, विच इज़ 65% आई थिंक, वो होना चाहिए सोप। तो वो कह रहे हैं कि कितना परसेंट, हाउ मच परसेंट ऑफ एक्स में हाउ मच परसेंट ऑफ वाई के साथ मिक्स करूं तो मेरे पास अल्टीमेटली ये सोल्यूशन बन जाए। एक तो इसका तरीका ये है sorry, कि आप इसकी बना लें अलजब्रिक रिलेशनशिप, और फिर इसको कैलकुलेट करें, और फिर इसको मतलब थोड़ा, मतलब अगर आप उसके अंदर प्रो हैं तो फिर ठीक है। एक इसका जो जुगाड़ी तरीका है ना, जो कि यूट्यूब से मैंने देखा था, अच्छा, वो ये है कि ना आप इन सब में कॉमन टर्म देख लें कि क्या चीज़ है जो हमें चाहिए और जो बाकी सब में भी दी हुई है। अब इसके अंदर देखें कि ब्लीच कॉमन है या सोप, जो चीज़ें दी हैं ना उनमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो सब में है? अच्छा, इसके अंदर क्या है, 20% ब्लीच है, इसके अंदर 45% ब्लीच है, इसके अंदर 35% ब्लीच हमें चाहिए। यानी ब्लीच ऐसी चीज़ है जो हमें तीनों जगह दी हुई है। सोप हमें इधर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हमें सोप नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो हम ब्लीच के लिहाज से ना एक लाइन बना लेंगे एक। अच्छा, कैसे बनाएंगे? हम ये करेंगे कि एक लाइन बना लेंगे, जो मिड वैल्यू होगी उसको दरमियान में रख लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो मिड वैल्यू है वह है 35, जो हमें चाहिए, 35 हमें चाहिए जी। अच्छा, दूसरी तरफ हम छोटी वैल्यू पीछे की तरफ लिख लेंगे। छोटी वैल्यू क्या है कि जो पहला मिक्सचर है उसमें 20% ब्लीच है, वो हम यहाँ लिख लेंगे 20। जो दूसरा हमारे पास मिक्सचर है उसमें हमारे पास 45% ब्लीच है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 45। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इनका ना आपस में डिस्टेंस देख लेना है। ठीक है। अब 45 और 35 में डिस्टेंस है 10 का डिफरेंस, यानी 45 माइनस 35 इज 10, एंड 35 माइनस 20 इज 15। ये हमने देख लेना है डिस्टेंस। ठीक है।
ये डिस्टेंस देखने के बाद हमने क्या करना है, इस डिस्टेंस को स्विच कर देना है आपस में, ठीक है। रेशो बना लेनी है स्विच करके। रेशो कैसे बना लेनी है, कि हमने कहना है कि 10 इधर आ गया और 15 इधर आ गया, यानी जो 20% वाला सोल्यूशन है उसका हमें 10 पार्ट्स चाहिए होंगे, और जो 45% वाला सोल्यूशन है उसके हमें 15 पार्ट्स चाहिए होंगे। मतलब ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये जब हमने बना लिया ना, इसके बाद हमने क्या करना है, इनको सिंपलीफाई कर देना है, ठीक है। जब इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये सिंपलीफाई हो जाता है। ये बन जाता है 2:3, ठीक है। ये बन जाता है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखना है कि इनका सम कितना बनता है। इनका सम बनता है 5, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या पता करना है, अब था मेरे पास एक्स वाला जिसके अंदर 20% ब्लीच था, और ये मेरे पास था वाई वाला जिसके अंदर 45% था ब्लीच। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको देखना है कि डिटर्जेंट, जो क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछा है कि डिटर्जेंट एक्स कितना होना चाहिए, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि ये टोटल फ्रैक्शन का कितना है। ये टोटल फ्रैक्शन जो है 5 है मेरे पास, और उसका 2 जो है वो मेरे पास डिटर्जेंट एक्स है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2/5। और इससे मेरा जो आंसर आएगा ना, उतने परसेंट मुझे डिटर्जेंट एक्स इसमें चाहिए होगा। ये इसका एक मतलब जुगाड़ी तरीका है कि आप एक लाइन बनाएं, आपस में डिस्टेंस देखें, उनको रिवर्स करें, उनके फिर एक सिंप्लीफाई कर दें और देखें कि टोटल में से उनका कितना पार्ट है। और फिर देख लें, अगर डिटर्जेंट एक्स के, अगर वाई के बारे में मैंने पता करना है तो मैं लिख दूंगा 3/5, ठीक है। अगर एक्स के बारे में पता करना है तो मैं लिख दूंगा 2/5, ठीक है। और अगर वो मुझे कहता है कि अच्छा आपको, ये 5 लिखा है ना यहाँ पे, वो मुझे कहता है आपको जो है ना 45 बनाना है, 45 आउंसेस या जो भी उसने क्वांटिटी दी हुई है उतने का आपने वो बनाना है मिक्सचर। तो आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को, 5 को, कि इनका 45 बन जाए आपस। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27 आ जाएगा और यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो यानी इस मिक्सचर का अगर 18 पार्ट हो और इसका 27 पार्ट हो, टोटल 45 बनेगा। फिर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि अच्छा इसके 18 आउंसेस चाहिए। इस यानी इस इक्वेशंस को आप इस तरह डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है या नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है? क्लियर हो गई। ओके चलें, अच्छा इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, ठीक है, सारी चीज़ों को। अच्छा, अब एक डॉक्यूमेंट है वो उससे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये श्योर है डॉक्यूमेंट आपको, टाइप टेस्ट प्रेप जीआरई इक्वेशन गाइड। यस सर। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट आपने ना अपने पास जो है ना अ, कर लेना है कॉपी पेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपके पास ना ओवरऑल कॉन्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, कि उनके अंदर क्या फार्मूला यूज़ होगा, क्या इक्वेशन यूज़ होगी, क्या होगा, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि आज आखिरी क्लास है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको मैं स्किप कर दूंगा। वैसे तो हमने ज़्यादातर पढ़े ही हुए हैं, लेकिन इसका जस्ट एज अ रिवीजन आप यूज़ करेंगे एंड पे। अच्छा, सबसे पहले फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो क्या होता है, नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, अगर डिफरेंट है एलसीएम ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हुए भी वही करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है, A+C/B है, तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बस ऊपर वालों को आपस में, नीचे वालों को आपस में। डिवाइड कैसे करते हैं, जो आगे वाली चीज़ होती है उसको रिवर्स करके लिख देते हैं, डिवाइड हो जाता है। मतलब रिवर्स करके मल्टीप्लाई का साइन डाल के लिख देते हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, 14 और 15 है, इसका रेसिप्रोकल इसको उल्टा करूंगा, 15 और 14, वो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जल्दी कंपेयर हो जाता है, जैसे 3/4, 5/7, 6/8, 9/12, सारी क्वेश्चंस लिखी हुई हैं।
तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 7 ज़ा 21 यहाँ आ गया, 4 5 ज़ा 20 यहाँ आ गया, तो 21 बड़ा है तो 3/4 यहाँ पे बड़ी होगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके। कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बस उसको डेसिमल की फॉर्म में करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट बन जाएगा। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये AB+AC, इसमें से ए कॉमन निकल आया। ऐसे स्क्वेयर को हम ऐसे अलग करके लिख सकते हैं, स्क्वेयर रूट को भी ऐसे अलग करके लिख सकते हैं। नंबर्स की प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर कोई नंबर है, एक्स जो है अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में 0 से लेके 1 तक, तो एक्स स्क्वेयर छोटा होगा एक्स से, और x अंडर रूट एक्स से बड़ा होगा अगर वो फ्रैक्शन है। अगर उल्टा है, सही नंबर है फ्रैक्शन नहीं है, तो ये उल्टा हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर एक्स से बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव है कोई भी है, एक्स स्क्वेयर बड़ा हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स पॉजिटिव नंबर का छोटा हो जाएगा एक्स से। अच्छा, इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं, तो इन दोनों में से एक जीरो होना चाहिए, फिर उससे हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन सॉल्यूशन निकालने के बाद एक्सट्रेनियस रूट लाजमी देखते हैं, वापस डाल के देखते हैं। जैसे एब्सलूट इक्वेशन है या एक इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल्स हैं, उसमें आपने सॉल्व किए उनको, तो उसके सॉल्यूशंस जो है उनको वापस इक्वेशन में आप पुट करके देखते हैं कि वो सही सेट हो रहे हैं इक्वेशन में या नहीं हो रहे। ठीक है। फॉइलिंग क्या होता है ये आप, सॉरी, फॉइलिंग में आप मतलब कोई वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कैसे बनानी है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके, वो फॉइल मेथड होता है, उसको वैसे भी आप कर सकते हैं फॉइल मेथड के अलावा भी। ठीक है। उसके बाद जैसे फॉइल से बनता क्या है, फर्स्ट आउटर इनर और लास्ट। अच्छा, क्वाड्रेटिक का ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास पेमडास रूल होता है कि पहले हमने पैंतीस सॉल्व करना है, फिर एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। और नंबर्स की प्रॉपर्टीज जो शुरू में मैंने बताई थी, ऑड को ऑड के साथ ऐड करें इवन बनता है, इवन को इवन साथ इवन, ये सारी चीज़ें हो गई। डिवीजन रूल्स हो गए। प्राइम नंबर्स सारे याद कर लेने हैं, 97 तक तो नहीं, 47 तक एटलीस्ट याद कर लें प्राइम नंबर्स। ठीक है, 50 तक यानी। मल्टीप्लिकेशन ये बेसिक सबको ही आता है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस बन जाता है। फैक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में भी डिटेल में बात होगी, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। रिमाइंडर्स के बारे में भी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। पॉजिटिव फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये भी बात हुई है कि पावर में प्लस ऐड करें, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स तो पता चल जाएंगे। अगर नेगेटिव भी करने हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। सिर्फ इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो उसके लिए क्या है सॉरी, कि 2 की पावर 0 को काउंट ना करें। ठीक है, इनकी 0 पावर्स काउंट ना करें इवन नंबर्स की, सिर्फ उनकी 1 2 3 मतलब उनको एक माइनस करें। ऑड निकालने हैं तो बस इवन इसमें से टोटल में से माइनस करें, ऑड पता चल जाएंगे। अच्छा, एलसीएम और जीसीएफ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद ब खुद बन जाता है, उन दोनों नंबर का मल्टीपल बन जाता है। यानी दो नंबर हैं, उनके अगर एलसीएम और जीसीएफ मल्टीप्लाई करें तो उन दो नंबरों का असली मल्टीपल होता है वही उसके इक्वल आ जाता है। अच्छा। अच्छा, डिनोमिनेटर में ना अगर हमारे पास ट्रेलिंग जीरो है ये तो, कि 520 को हम 52 × 10 करके भी लिख सकते हैं, और इस तरह हम ट्रेलिंग जीरो निकाल सकते हैं कि कितने इसके ट्रेलिंग जीरो होंगे। इसके 10 आ रहा है तो 1 ट्रेलिंग जीरो होगा। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज़ होती है, डेसिमल। डेसिमल ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 और 2 है तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। अगर 5 और 2 के अलावा कुछ और भी आ गया ना डिनोमिनेटर में, नीचे 3 आ गया या 7 आ गया या कुछ आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा, यानी वो डेसिमल के बाद नंबर कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे ये नंबर है ना, इसमें अब क्या हुआ है कि हमारे पास 12 है ना, तो इसके अंदर 2 और 3 आ गया है साथ। ठीक है, लेकिन जो 20 है इसके अंदर बस हमारे पास 5 और 2 है, तो ये मतलब 5 × 2 × 2 5 और 2 है सिर्फ, तो ये टर्मिनेटिंग बन गया। और जहाँ पे हमारे पास 5 2 के अलावा कुछ हो गया, जैसे 3 आ गया यहाँ पे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ठीक है। यूनिट डिजिट्स की भी बात डिटेल में हो गई है। परफेक्ट स्क्वेयर्स जो होते हैं वो कैसे चेक करते हैं कि ये जो इनकी पावर्स फैक्टर्स जो होते हैं ना इनके, उनकी पावर्स इवन होती है ना। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वेयर होते हैं। ठीक है, और इनकी पावर अगर ऑड होती है तो मतलब कोई आपको नंबर दिया जा सकता है जीआरई में, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यार हमारे पास एक नंबर है 143, उसमें मैं
ऐसा क्या हैंकी पैंकी करूं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे यार कौन सा ऐसा नंबर है जो ऑड आ रहा है इसमें, उसको इवन कर देंगे उसकी पावर। यानी 144 में अगर फॉर एग्जाम्पल 2 रेज पावर 3 आ रहा है, तो आप 144 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा तो आप कहेंगे कि ये इसका जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, रूट्स एक्सपोनेंट्स की भी डिटेल में बात होगी, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये थोड़े बेसिक याद कर लें कि टू की पावर आप ऐसा करें कि 8 तक याद कर लें, पीछे दो ही बच जाते हैं, ये भी याद कर लें। क्यूब्स याद कर लें, तो ये 3 की पावर 81 तक याद कर लें, ये यूज़ होती है। ठीक है, 7 का स्केयर यूज़ होता है। और अच्छा, ये भी वही है, सारी एक्सपोनेंट्स के रूल्स हमने पढ़ लिए। ये भी हमने पढ़ लिया कि माइनस नीचे -3 होता है, ऊपर प्लस बन जाता है अगर लेके जाएं तो, एडिशन ऑफ लाइक बेसिस ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी। अच्छा, ये भी हम सारा पढ़ चुके हैं। इनइक्वालिटीज और एब्सोल्यूट वैल्यूज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, उसमें दो इक्वेशंस बन जाती हैं हमारे पास, प्लस वाली वैल्यू भी और माइनस वाली भी। अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम्स में होता है, इज इक्वल के बराबर होता है, वॉज भी, हैज बीन भी, और ये सारा देख लें। ऑफ मल्टीप्लाई के बराबर होता है। प्राइस पर आइटम कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अच्छा, परसेंटेज चेंज का आइडिया है आप लोगों को, कैसे कैलकुलेट करते हैं? यानी वो क्लियर अच्छे से समझ आ गया? यस सर। सर उमर ने पढ़ाया था। ठीक है। देखो। ओके, उसका यानी दो फार्मूले बेशक आप याद ना करें, एक ही फार्मूला याद कर लें फिर भी सही है। मतलब बात समझ आई मेरी? यस। अभी आपने दो फार्मूलाज याद किए हुए हैं, पॉजिटिव इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, इस तरह यस ही सर, है। वो सेम ही है। इंक्रीज में हम कर देते हैं इस्तेमाल वैल्यू डिनोमिनेटर में। अच्छा, और इसको ना एक ही फार्मूला बना लें, ये भूल जाएगा एंड पे। डिनोमिनेटर डिफरेंट, सच हम कह रहे हैं कि नहीं, इसको एक फार्मूला बनाएं। ये जो, मतलब मैंने एक बनाया हुआ है, आप लोग अगर वो फॉलो करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे ग्रेग और वो, उन्होंने दो बनाए हुए हैं। ठीक है, मैंने जो पर्सनली एक फार्मूला याद किया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक परसेंटेज है 20, ठीक है, और दूसरी परसेंटेज हमारे पास है 50। ठीक है, अब मैंने परसेंटेज चेंज देखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फार्मूला जो है ना मेरा, वो है इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। ठीक है, अगर तो इसका रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो मैं कहूँगा कि ये डिक्रीज है। इसका रिजल्ट अगर प्लस में आ रहा है तो मैं ये कहूँगा कि ये इंक्रीज है। और डिक्रीज इंक्रीज इस वैल्यू से भी पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैसे? अब इस फार्मूला को टेस्ट कर लेते हैं कि ये एक ही फार्मूला याद करने से दोनों काम हो सकते हैं या नहीं। 20 - 50। सर आप बोर्ड पर ऐड कर दें। सॉरी। आप बोर्ड पर ऐड कर दें। हाँ हाँ, बोर्ड नहीं और नज़र शो आ रहा, सॉरी नहीं सॉरी। शो होगा। अच्छा, अभी शो हो गया। यस सर। अच्छा, इसमें ये है कि ना, हमारे पास फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज़ हैं। दोबारा बता देता हूँ, एक सेकेंड यार, फार्मूला बड़ी मुश्किलों से लिखा है, ये लिखा ही रहे। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 20 और 50, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ हमें ना दो फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैंने, मतलब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप प्रोफेशनल्स को फॉलो करना चाहते हैं या फिर जुगाड़ को फॉलो करना चाहते हैं। अच्छा, फार्मूला क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल। ठीक है, अभी इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ अगर इसका आंसर माइनस में आता है ना, तो इसका मतलब है कि परसेंटेज डिक्रीज है। अगर प्लस में आता है इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज है। ठीक है, 20, आज मेरा पेन सही नहीं चल रहा। अच्छा, 20 - 50/20, ठीक है। ये अब मेरे पास जो भी आंसर आएगा ना, इसका आंसर आता है -30/20। तो मुझे पता चल जाएगा कितनी परसेंटेज डिक्रीज है। ठीक है, अब अगर मेरे पास वैल्यू ऐसे हैं कि पहले मेरे पास 50 था और फिर मेरे पास 20 हो गया, तब मैं क्या करूंगा,
तब मैं इनिशियल वैल्यू अब ये बन गई ना मेरी, पहले 50 थी। तब मैं क्या करूँगा, 50 - 20 डिवाइडेड बाय 50। यानी जो इनिशियल वैल्यू है उसको हमेशा नीचे रखूंगा, जो पहले थी वैल्यू उसको हमेशा नीचे रखूंगा, और ऊपर मैं जो इनिशियल वैल्यू उसको पहले रख लूंगा, फाइनल वैल्यू को बाद में रख लूंगा। ठीक है। तो एक ही फार्मूला से आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अगर माइनस परसेंटेज माइनस में होती नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके लिए कि अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बड़े से छोटे, छोटे से बड़ी की तरफ जा रही है वैल्यू। सॉरी। और अगर हमारे पास वैल्यू प्लस में आ रही है, यहाँ पे सॉरी हम फाइनल वैल्यू लिखेंगे, मैंने गलत कर दिया ये। मैं भी कहूँ क्या मसला आ रहा है। फाइनल माइनस इनिशियल और डिवाइडेड बाय इनिशियल। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल है 50। ठीक है। 50 - 20 और डिवाइडेड बाय 20, इनिशियल से हमेशा डिवाइड करूंगा। तो ये आ जाएगा +30, यानी ये इंक्रीज हो रही है, 20 से 50 की तरफ जा रही है। ठीक है। पॉजिटिव आंसर आया। अब मेरे पास अगर है, पहले 50 है और फिर 20 है, तो मैं कर दूंगा 20 - 50 और डिवाइड बाय 50 इनिशियल वैल्यू। ठीक है। तो अब मेरा आंसर आएगा -30/20। तो ये मेरी माइनस में आएगा, तो इसको नीचे जा रही है। यानी फॉर्मूला जो हम एक ही बना लेते हैं अगर इसका, तो वो बनता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। बेशक वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। ये बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है। अगर आप उस तरह से याद करना चाहते हैं कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ लार्ज माइनस स्मॉल ओवर स्मॉल, और एब्सोलूट वैल्यू ऑफ स्मॉल माइनस लार्ज ओवर लार्ज, तो आप वो वाले भी याद कर सकते हैं। ये याद करना चाहते हैं तो ये वाला कर सकते हैं। अच्छा, इस पे वापस आते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो गया डिस्कस, सिंपल इंटरेस्ट भी डिस्कस हो गया है, लीनियर ग्रोथ फार्मूला। लीनियर ग्रोथ फार्मूला इजी चीज़ है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करूंगा। कि अगर फॉर एग्जांपल इसके सवाल किस तरह आते हैं कि एक जू था, उसमें 2 शेर थे, अगले साल 8 हो गए, अगले साल उससे अगले साल 16 हो गए, तो आज से 15 साल बाद कितने हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि अच्छा वो किस रेट से बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आप 15 साल बाद उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये होता है लीनियर ग्रोथ। ठीक है। कंजेक्टिव इंटीजर्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, आपस में उनका सम कैसे निकालते हैं। ठीक है। सम कैसे निकालते हैं, मीडियन को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर से। मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, उसका भी एक फार्मूला आपको पता है कि आप लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय मल्टीपल, और अगर इंक्लूसिव है तो +1 कर देंगे, अगर एक्सक्लूसिव है तो -1 कर देंगे। एवरेज रेट फार्मूला भी डिस्कस हो गया है, रेट डिस्टेंस टाइम भी डिस्कस हो गया है। अच्छा, ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग रेट फार्मूला, ये चीज़ है जो मैं कह रहा था कि एक ट्रेन चली स्टेशन ए से, दूसरी चली स्टेशन बी से। एक ट्रेन की स्पीड है 100 km/h, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 300 km/h, और बीच में एक पॉइंट पे वो कह रहे हैं पॉइंट सी है, वहाँ पे वो कौन सा टाइम ऐसा है कि वहाँ वो आपस में एक दूसरे से इकट्ठे गुजरेंगी। या वो टाइम भी पूछ सकते हैं या डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, या कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जिनमें वो इकट्ठी एक दूसरे को पास कर रही होंगी। तो वो उसके लिए ये वर्क रेट प्रॉब्लम्स होते हैं, ये अब आप लोगों ने अपने टाइम में देख लेने हैं। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट वर्क रेट भी हो गया। टाइम कम है अब, हालात कम हैं और चीज़ें ज़्यादा हैं। अच्छा, परसेंटेज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये क्या है, परसेंटेज लेस देन ट्रांसलेशंस के, लेस देन कैसे होती है। हाँ, ये बेसिकली है वो डायरेक्ट लिखने की चीज़ इन्होंने बताई हुई है कि आप डायरेक्ट लिख दें कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, उसके अंदर हमारे पास 2% इंक्रीज हो रहा है, तो मैं उसको लिख दूंगा 1.02%। कोई चीज़ है उसके अंदर 4% डिक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा 0.96। 0.96 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर कोई चीज़ है उसमें 40% इंक्रीज हो रहा है, तो मैं 1.4 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। इस तरह ये, बस ये डिस्कस हुआ है यहाँ पे। ओके। एवरेज इवनली स्पेड से, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वेन डायग्राम्स ये बनी हुई हैं, इसका जो है मैं आपको आज थोड़ा आइडिया दे दिया। इसके क्वेश्चन लेकिन एक दो लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था क्वेश्चंस के लिए। कॉम्बिनेशंस भी और परम्यूटेशन क्लियर है आपको, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट?
खैर है, आज थोड़ा सा मेरे साथ बियर कर लें, यस आखिरी सर। क्लास है। ओके, प्रोबेबिलिटी भी क्लियर है। लगता है सर शहजाद ही आए हुए हैं खाली। ये साथ और भी है, साथ एहतशाम भी कमेंट चैट ओ, में लिख दे। ओके ओके। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी वैन प्रोबेबिलिटी है ये सारा कुछ। अच्छा, ये ज्योमेट्री की चीज़ें आ गई। ज्योमेट्री में ये मैं बता रहा था, जो एक्स एक्स अंडर रूट एक्स और एक्स सेम होंगे, और एक होगा अंडर रूट टू एक्स। और 30 60 90 में एक्स होगा, एक्स अंडर रूट थ्री होगा और टू एक्स होगा। ये मुझे भूला हुआ था क्योंकि मैं कई दिनों से कर ही नहीं रहा था ना। तो ये डॉक्यूमेंट बड़ा अच्छा है कि आप जीआरई से 2 3 दिन पहले इसको पढ़ लें और फिर सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का ये फार्मूला है। इसको ना भी याद करें, सिंपल फार्मूला याद कर लें तो वो उससे से ही ये ड्राइव हो जाता है। अच्छा, क्वाड्रेटर्स में ना एक चीज़ होती है, वो मैं जल्दी से बताता हूँ। आपको वो निकालना कि डिस्कस हुआ है पॉलीगॉन्स का इंटरनल एंगल। नहीं होगा। अच्छा, ये मैं जल्दी से बता देता हूँ। कोई भी पॉलीगॉन होता है ना, पॉलीगॉन होता है क्लोज शेप होती है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल है हमारे पास, स्क्वायर है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, और हमारे पास ट्रेपेजॉइड है, या इस तरह की कोई भी शेप है, ये सारी होती हैं पॉलीगॉन्स, ठीक है। इनका इंटरनल एंगल जो निकालते हैं ना हम, वो क्या होता है? वो होता है 180 इंटू n-2, यानी नंबर ऑफ साइड्स -2। अब ट्राइंगल है ना, उसके अंदर 3 साइड हैं, तो 3 - 2 कितना हो गया? 1। ट्राइंगल का आ जाएगा 180, ठीक है। अब कोई ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 - 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 360। कोई ऐसी शेप है जिसकी 8 साइड्स हैं, ठीक है, ऑक्टागोन है कोई तो उसका क्या बन जाएगा? 180 इंटू 6 बन जाएगा, क्योंकि 8 - 2 करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आता है कि आपको एक बता रहे हैं कि एक ऑक्टागोन है जो कि रेगुलर है। रेगुलर का मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो उसका एक इंटरनल एंगल कितने के बराबर होगा? तो आप क्या करेंगे कि 180 × 6, और उसके एक एंगल का बताना है मैंने, और उसके अंदर टोटल 8 साइड हैं, तो 8 से डिवाइड करूंगा तो उसके एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? इंटरनल एंगल्स कैसे निकालते हैं? यस। ओके, ठीक है। बाकी ये आर्क लेंथ भी डिस्कस हो गया, सेक्टर के एरिया, इंस्क्राइब्ड एंगल भी हमने डिस्कस कर लिया है आई थिंक, हाँ। सेंट्रल एंगल और इंस्क्राइब्ड एंगल का रिलेशनशिप आपस में क्या होता है? राइट एंगल, ये डायमीटर होगा अगर इसका 90 एंगल बन रहा है। ये रेगुलर पॉलीगॉन वाली बात जो भी मैं कर रहा था वो आ गई। अच्छा, 3D शेप्स भी होती हैं हमारे पास, ये आपने इनके फार्मूलाज देख लेने हैं कि सिलेंडर का क्या होता है, ये मैं बताऊं या खुद ही देख लेंगे? कोऑर्डिनेट 3D ज्योमेट्री के भी। भी क्वेश्चन आते हैं? हाँ, सिलेंडर के, स्फेयर के, और क्यूब के, और रेक्टेंगुलर सॉलिड, इन 4 चीज़ों के क्वेश्चन आते हैं। इनका कुछ भी नहीं है, आपने बस ना सरफेस एरिया और एरिया, इन ये फार्मूला याद करने हैं बस। ओके ये सर। जो यहाँ पे चीज़ें लिखी है ना इस डॉक्यूमेंट में, सरफेस एरिया। अब याद करने का तरीका बता दूं कि कैसे करना है, या वो कर लेंगे? फार्मूला ही याद करने हैं बस। यस सर। बस तरीका बताऊं या बस खुद ही याद कर लेंगे? सब बता दें। तरीका बताऊं यार, टाइम कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं। अच्छा, तरीका कैसे याद करेंगे? अच्छा, हमारे पास ना एक होता है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का अगर मैंने देखना है ना कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो मैं इस ये जो चीज़ बनी है ना, इसका एरिया और ये जो चीज़ है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वॉल्यूम निकल आएगा। ये जो चीज़ बनी है ये क्या है? सर्कल है, ठीक है। इसका एरिया होता है πr²। और ये जो चीज़ बनी है ना, इसको मैं कह देता हूँ कि ये एक लंबा सा रेक्टेंगल है, इसको, इसकी हाइट है h। तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा ना वो बनेगा πr²h, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है, सिलेंडर का सरफेस एरिया, वो याद करना है।
तो जो सिलेंडर होता है ना, कोई भी पेप्सी का टिन, ये समझ लें पेप्सी का टिन है, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ से काट दूं ऐसे, तो ये इसकी ना ऐसी एक शेप बन जाएगी, इस तरह से एक शेप बन जाएगी। इन इनके अलावा, इन सर्कल्स के अलावा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, काटूंगा, काट के अगर इसको सीधा करूँ ना हथौड़ियां मार के, तो ऐसा बन जाएगा। क्या ख्याल है? यस। अच्छा, इसका अब सरफेस एरिया क्या होगा, कि एक तो ये ऊपर एक इसके सरफेस है और एक ये नीचे इसके सरफेस है, ठीक है। तो इन सरफेस का तो एरिया बन गया 2 पाई r स्क्वेयर, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई r स्क्वेयर, तो इनका बन गया 2 पाई r स्क्वेयर। अच्छा, अब इसका जो एरिया बनेगा ये रेक्टेंगल का, वो कैसे बनेगा, कि इसकी लेंथ इंटू विड्थ। अब इसकी जो लेंथ है फॉर एग्जांपल वो है h, जो इसकी हाइट है वही मैं कहता हूँ इसकी लेंथ है। तो ये आ जाएगा इसका एरिया में h मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसकी क्या होगी, क्योंकि ये मैंने सर्कल था इसके, सर्कल की जितनी लेंथ थी ना वही इसकी लेंथ है। तो ये सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, वही इसकी लेंथ बन, विड्थ या लेंथ जो भी बना लें। तो ये इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, h इंटू 2 पाई r, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया बनेगा सिलेंडर का, बनेगा 2 पाई r स्क्वेयर प्लस 2 पाई r h। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, रेक्टेंगुलर सॉलिड होता है, उसमें भी आप देख लें कि कितने रेक्टेंगल्स हैं और कितने स्क्वायर हैं, ठीक है। उस तरह उनका सरफेस एरिया बन जाता है। और क्यूब का तो सिंपल होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसका हो जाता है 6 × एक साइड का जो एरिया बनेगा। तो इस तरह आप शेप को आपस मतलब थोड़ा सा सेगमेंट्स में करके और उस तरह एरिया याद कर लें, ठीक है। अब मजीद मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि बाकी किसका किसका कैसे करेंगे, रेक्टेंगुलर सॉलिड का कैसे करेंगे। ये क्यूब है ना, जैसे ही इसकी सारी साइड बराबर हैं, तो एक साइड पे स्क्वायर बन रहा है ना, तो स्क्वायर की जो होता है, दोनों सारी साइड बराबर होती हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड स्क्वायर बन गया। 6 हैं तो 6 साइड स्क्वायर इसका बन गया सरफेस एरिया। वॉल्यूम इसका कैसे होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विंड मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वो साइड क्यूब बन गया। अब इसका भी ऐसा ही है। रेक्टेंगल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रेक्टेंगल हैं, ठीक है। और दो इसके इस तरफ वाले हैं, तो हाइट और विड्थ वाले, और 4 ये लेंथ और विड्थ वाले हैं। तो ये इसका इस तरह बन जाएगा 2 × 2 × 2 सरफेस। सॉरी, वॉल्यूम का ऐसे लेंथ इंटू विड्थ में, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज़ याद करनी है कि डायगोनल क्या होता है सॉलिड क्यूब का, ये इसका सवाल जो है ना आता है, ये मैंने देखा है। और ये जो लॉन्ग रेक्टेंगुलर सॉलिड का डायगोनल है, इसका क्या फॉर्मूला है, L² प्लस W² प्लस H², ये याद करना। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमने पढ़ ली, स्लोप कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं। 51 हो गए हैं, बस एंड पे पहुंच गए, गुड। यूनिफ अनडिफाइंड ये मैंने बात कर दी थी, सीधा स्लोप होगा जीरो, सीधी लाइन होगी जीरो स्लोप, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन होगी अनडिफाइंड स्लोप। पैरेलल लाइंस की भी बात कर ली है, उनके अंदर कैसे एंगल्स बनते हैं, वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस की भी बात कर ली है कि स्लोप कैसे निकालते हैं उसका, रेसिप्रोकल करके -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। रिफ्लेक्शंस जो हैं उनकी ये इस तरह ये देख लें कि एक्स, ये पॉइंट है, इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, -y कर देंगे अगर। इसकी वाई एक्सिस पे क्या होगी, कि एक्स को अगर माइनस कर देंगे, और ओरिजिन पे पूरे पे क्या होगी, दोनों को माइनस कर देंगे। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है ये, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला एवरेज निकालने एक्स की, और दोनों के एक्स की और दोनों के वाई की, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस एंड सीक्वेंसेस, रेंज कैसे निकालते हैं, ये बात की हुई है। डोमेन और रेंज एक ही चीज़ होती है, ठीक है। रेंज, डोमेन से मुराद है कि एक्स की कितनी वैल्यूज इस इक्वेशन में सेट हो रही हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, बस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये भी वही चीज़ है, बस नाम अजीब सा बनाया हुआ है। कैसा सीक्वेंस होता है, जो रेशियो बिटवीन एवरी पेयर ऑफ कंसेक्टिव टर्म इज द सेम, रेशियो सेम होती है सब में, यानी सारे जो है ना वो मल्टीपल्स होंगे किसी एक नंबर के, रेशियो उनकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, जैसे यहाँ पे 5 10, सॉरी 2 की रेशियो है ये भी 2 2 सेम रेशियो है, अच्छा 2 की रेशियो है, 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। ये वो चीज़ है जैसे लीनियर इंक्रीमेंट नहीं था, उस तरह की चीज़ है।
अच्छा, बस 5-6 मिनट रह गए हैं। कोई और चीज़ आप स्पेशल डिस्कस करवाना चाह रहे हो जो मैं बता दूं जल्दी से? वोकेबलरी प्रिपेयर कर रहे हैं? यस सर। सर तो शाम ने बहुत ही लंबा मैसेज कर दिया है। सर ये तो अभी क्लास खत्म होगी गायब हो जाएगा। आप ऐसे करें कि ना स्लैक के ग्रुप में कर दें, मैं वहां से पढ़ लेता हूँ। ये चैट वाले मैसेज ना गायब हो जाते हैं क्लास खत्म होते साथ ही, पता ही नहीं चलता। तो अभी फिर मैं पढ़ लेता हूँ इसको। थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया है। अच्छा, कोई वकैब को कैसे कर रहे हैं? रोजाना के कितने वर्ड्स कर रहे हैं? सर मैं 20 से 30 करता हूँ, कभी 20 हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन मेरा ये है कि आप वो कर रहे हैं तरीका वो कैब माउंटेन वाला? हाँ, जैसे सर शाम ने मैसेज किया है, वो कह रहे हैं वो कैब माउंटेन वाला तरीका कि रोजाना नए अल्फाज साथ करने के साथ साथ पिछलों को भी पहले से रिवाइज करना, ये होता है वो कैब माउंटेन। यस ये सर। कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सर आपने वो, आप कह रहे थे आपने काफ़ी कर ली है, तो आपने उनके मीनिंग वगैरह लिखे होंगे, क्योंकि उनके मीनिंग लिखने में ना सर्च करते में काफ़ी टाइम निकल जाता है। वो अगर करना है आपने लिखे आपने, हैं। वो करना है आपने, वो मैं नहीं शेयर करूंगा। वो क्यों करना है आपने कि वो वरना आपको याद ही नहीं रहेंगे। एक मैंने शुरू में ही बताया था, एक होती है पैसिव लर्निंग, एक होती है एक्टिव लर्निंग। अब एक बंदा के यार मैं बस यूट्यूब से वीडियोस देख के जीआरई देने चला जाऊं, और एक बंदा जो है वो वीडियो देखने के बाद अपने 4-5 क्वेश्चन उस चीज के प्रैक्टिस करे, तो दोनों के नंबरों में फर्क होगा या सेम होंगे दोनों के नंबर? सब फर्क तो होगा। फर्क होगा। अब इसी तरह मैं अगर यहाँ से ना, अब इसका लफ्ज आगे मतलब लिखा हुआ है कि इसका मतलब है ऑडेसिटी फॉर एग्जांपल, ठीक है, या बोल्डनेस। अब मेरे पास एक लिस्ट है, मैं इस तरह याद करूँ टेमेरिटी ऑडेसिटी इस तरह। एक ये है पैसिव लर्निंग, ये जो मगूश के फ्लैश कार्ड्स बने हुए हैं। एक चीज ये है कि मैं अपने कार्ड बनाऊं या अपने मतलब लिख अपनी शीट बनाऊं, उसमें सर्च करूं टेमेरिटी, साथ ही एक सेंटेंस नीचे लिखा होगा। मुझे अब यहाँ से मुझे ऑडेस्टी तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन अब एग्जैक्ट टेमेरिटी का मतलब तब पता चलेगा, गूगल में सर्च करूंगा, नीचे सेंटेंस लिखा होगा, उसको पढ़ूंगा। पढ़ने से समझ आएगा अच्छा कॉन्टेस्ट में कैसे यूज हो रहा है, और मुझे अच्छे से याद रहेगा। अच्छा, वो कैब माउंटेन वाली बात मैं कह रहा था कि ना आपने ये एक्सेल शीट पढ़ी हुई है ना। अब आपने फॉर एग्जांपल आज के वर्ड याद किए हैं 20 से लेके 25 तक, ठीक है? तो आपने क्या करना है, शुरू से स्टार्ट हो जाना है। ये इसको करना है ऐसे, डिलीट। ठीक है, ये एक्सेल शीट शो हो रही है ना? यस सर। अच्छा, अब आपने ना शुरू से स्टार्ट हो जाना है। मेरी आवाज़ थोड़ी कम आएगी क्योंकि मैं माइक छोड़ रहा हूँ। अच्छा, टिमेरिटी, इसका मतलब क्या है? सर इसका ऑडियोसिटी यही है, बोल्डनेस। यस, बोल्डनेस यानी कि वही ब्रेवरी में ही आ जाता है, यानी कि सर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक। मेरी आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। यार इंटरनेट बंद हो गया। अच्छा, इस तरह ना आप एक एक लफ्ज लिखते जाएं। एसोटेरिक क्या होता है? आर्केन, जो बहुत कम लोगों को समझ आए। सोकर होता है जो डिफिकल्ट चीज में, डिफिकल्ट सिचुएशन में चीज काम आए। प्रोटियन होता है मेलिएबल। इस तरह ना, अब आपने क्या करना है, 25 तक याद किए थे ना, मैं जल्दी जल्दी जिससे लिख लेता हूँ। ठीक है, इनसेंसिटिव होता है ये। ठीक है, प्रोस्क्राइब होता है बैन करना। डिनोमेंट होता है क्लाइमैक्स या कोई
ड्रामे का क्लाइमैक्स या कोई कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकला है। सुपर सीरियस जो अपने आप को सुपीरियर समझे, ठीक है। पार्ले होता है कोई मीटिंग आपस में कंप्रोमाइज करने के लिए, और प्रोप्लेक्टिव होता है एग्रेसिव होना, गुस्सा करना, ठीक है, रेज करना। सिंपल होता है कि ना ऐसी स्माइल जो थोड़ी सर्वाइल सी हो दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। मिसएजुकेशन जो होता है वो होता है ऑपोजिट जेंडर का आपस में इंटीमेट करना। रेकलेसनेस होता है बोल्डनेस, ठीक है। और एंड्रोजीनस होता है, ये भी होता है कि ना कंफ्यूजन अबाउट जेंडर, ठीक है। कॉन्वे होता है ग्रुप, ठीक है। स्पाइन होता है हॉरिजॉन्टल, या फिर किसी बंदे का बिल्कुल ही हार मान के लेट जाना, या फिर सर्वाइल होना। इस तरह आपने क्या करना है कि आपने जो वर्ड्स आज तक जितने याद किए, जैसे कल आप याद करेंगे फॉर एग्जांपल 40 तक, तो फिर आपने क्या करना है, इस लाइन को करना है डिलीट, और यहाँ से एक एक लफ्ज जो आपके जहन में आ रहा है उसको ऐसे करके लिखते जाना है, तब आपकी वोकेबलरी याद रहेगी। वरना मैंने बहुत ज्यादा वर्ड्स याद किए हुए हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, बस पढ़ाई को खत्म करते हैं। एक ओके मिनट सर, रह एक गया। बात और, ये ना आपने जी। प्राइवेसी लगाई हुई है, ये ना वर्ड कॉपी नहीं होते। और मैंने इसकी कॉपी भी बनाने की कोशिश की थी, तो जो इसकी शीट है इसकी कॉपी भी नहीं बनती। ठीक है, तो मैं खत्म कर देता हूँ प्राइवेसी। यस। वैसे मैंने शेयर अलग से भी कर दिया था प्राइवेसी की वो वाला। अच्छा, और पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और कोई आप लोगों का सजेशन? अब मैं सोच रहा हूँ जीआरई बस दूं और जान छुड़ाऊं। यस सर, अब तो आपकी काफ़ी तैयारी हो चुकी होगी। यार मेरी कोई तैयारी का, नहीं है। काफ़ी मैंने देर हो गई आप आपको लोगों से, करते हुए। हाँ लेकिन फिर भी बंदे की तैयारी कभी पूरी नहीं होती। ये तो अच्छा, लगता ही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है सुना हमारी आवाज़ को, और हमारी क्लासेस को अटेंड किया, बेयर किया। और आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। थैंक यू सो मच। और मतलब राब्ते में रहिएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जीआरई। थैंक यू सर, आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने सेशन स्टार्ट किया। वो तो और फॉर्मल सी बात होती है। नहीं, हर किसी के समझाने में भी डिफरेंस होता है ना। किसी की समझ आती है बंदे को, किसी को नहीं आती। आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया सर, उमर ने भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। हाँ सर, उमर भी काफ़ी माशाल्लाह अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि, मेरी कोशिश ये होती है कि चीज़ों को आसान कर दूं, मुश्किल चीज़ों को आप खुद ही पढ़ लें। मैं ना ही पढ़ाऊँ। चलें, टाइम अप हो गया है, हमारी मॉडरेटर्स कह रहे हैं। और सर एहतशाम कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, थैंक यू सो मच सर एहतशाम फॉर योर कमेंट। और अभी इंशाल्लाह मैं जीआरई ख़त्म करके, मेरा प्लान है कि मैंने पाइथन का कोर्स शुरू करना है फॉर नॉन सीएस स्टूडेंट्स, यानी उसमें मैं खुद भी नॉन सीएस हूँ। तो मैं नॉन सीएस स्टूडेंट्स के लिए पाइथन का कोर्स इंशाल्लाह शुरू करूंगा, उसका नाम मैं रखूंगा टर्टल पाइथन, स्लो स्लो पाइथन।